नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बार फिर से रेलवे साइंस प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 19 करेंगे। प्रैक्टिस सेट 18 तक ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। जिस किसी ने नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है वो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के प्रैक्टिस सेट का सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताइए, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कोचीन में, कटक में, राजमुंदरी में या फिर चेन्नई में? तो देखिए, केंद्रीय चावल शोध संस्थान जो है वो आपका है कटक में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना 23 अप्रैल 1946 को विद्याधरपुर, कटक, ओडिशा में की गई थी। यह संस्थान उन्नत किस्म के चावल उगाने और बीमारियों को दूर करने के लिए स्थापित किया गया था। संस्थान चावल के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति के लिए काम करता है। संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR, क्या होता है इसका मतलब? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एक बार फिर से देख लीजिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, के तहत काम करता है। उसके बाद इस सेट का सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, बोलता है कि बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसे मौसम का संकेत मिलता है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगभग एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से मौसम का क्या संकेत मिलता है? स्थिर व शांत का, वर्षा युक्त का, तूफानी का या फिर ठंडा का? तो देखिए, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक अगर गिरावट आ जाए तो मौसम का संकेत मिलेगा तूफानी का, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है, और जब पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होता है, और जब पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होने की संभावना होता है, ठीक है। तो ये तीनों टर्म याद रखिएगा कि जब अचानक गिरेगा तो तूफान होगा, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होने की संभावना होगा, और धीरे धीरे ऊपर अगर चढ़ेगा तो साफ रहने के मौसम का संभावना मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, बोलता है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए जो रसायन प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम है बेंजोइक अम्ल, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रासायनिक खाद्य परिरक्षकों में सोडियम बेंजोएट, सोडियम एसिड, नाइट्राइट, सल्फाइड्स, सोडियम सॉर्बेट और पोटेशियम सॉर्बेट जैसे यौगिक शामिल होता है, ठीक है। सभी चीज़ों का उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों को परिरक्षक के रूप में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, बोलता है कि मृदा सुधारक है क्या है? तो बताइए, मृदा सुधारक क्या है? जिप्सम है, अमोनियम सल्फेट है, DAP है या फिर रॉक फॉस्फेट है? तो देखिए, मृदा सुधारक जो है वो आपका जिप्सम है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात देखिए, जिप्सम का फॉर्मूला याद रखिए, क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O होता है, ठीक है। CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर जिप्सम का उपयोग कैसे करते हैं। तो देखिए, जिप्सम उपयोग विधि, जिप्सम को बारीक चूर्ण के रूप में जून के प्रथम सप्ताह में खेत की सतह से 10 सेंटीमीटर की गहराई तक जुताई करके भली भांति मिला देना चाहिए। जिप्सम डालने के बाद खेत में पानी भर देना चाहिए और 10-15 दिनों तक खेत में पानी भरा रहने देना चाहिए, और उसके बाद धान का रोपाई करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, बोलता है कि पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो बताइए, पीलिया रोग जो है उस शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? हृदय को, प्लीहा को, किडनी को या फिर यकृत को? तो देखिए, पीलिया रोग जो है वो शरीर के यकृत भाग को प्रभावित करता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। इसको इंग्लिश में जॉन्डिस भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए, पीलिया अक्सर यकृत, पित्ताशय या अग्नाशय की किसी समस्या का संकेत होता है। पीलिया तब हो सकता है जब शरीर में बहुत अधिक बिलिरुबिन जमा हो जाता है। ऐसा तब हो सकता है जब बहुत अधिक लाल रक्त कोशिकाएं मर रही हो या फिर टूट रही हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, बोलता है कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो बताइए, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? एंजाइम के कारण, एपिडर्मिस के कारण, हार्मोन्स के कारण या फिर मेलानिन के कारण? तो देखिए, त्वचा का रंग जो है वो होता है मेलानिन के कारण, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, त्वचा में मेलानिन होता है जो वर्णक है, या फिर इसको इंग्लिश में पिगमेंट भी बोलते हैं, जो त्वचा को उसका रंग देता है। अधिक मेलानिन होने से त्वचा काली पड़ जाती है, जबकि कम मेलानिन के कारण त्वचा हल्की हो जाती है।
त्वचा और त्वचा का रंग दोनों जो है वो मेलानिन के कारण ही होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, बोलता कि लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं। तो बताइए लाइकेन जो है वो किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है? कवक और फर्न से, शैवाल और ब्रायोफाइटा से, जीवाणु और विषाणु से, या फिर कवक और शैवाल से। तो देखिए लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल के पौधों से मिलकर बनता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वास्तव में लाइकेन दो पूर्णतया भिन्न वनस्पतियों से बना एक द्वैध पादप होता है। इन वनस्पतियों में से एक होता है शैवाल जिसको इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं, और दूसरा होता कवक जिसको फंगस बोलते हैं। किंतु इन दोनों में इतना निकटतम साहचर्य होता है कि इनसे बना लाइकेन एक ही पौधा प्रतीत होता है, ठीक है, मतलब एक ही जैसा लगता है दोनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, बोलता है कि प्रकाश का रंग जो है वो निर्धारित होता है। तो कैसे? आयाम से, तरंग दैर्घ्य से, तीव्रता से, या फिर वेग से। तो देखिए प्रकाश का रंग जो है वो निर्धारित होता है कैसे? तो तरंग दैर्घ्य से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रकाश का रंग प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है। लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, बोलता है कि चमगादड़ के द्वारा परागन क्या कहलाता है? तो बताइए चमगादड़ द्वारा परागन क्या कहलाता है? अर्निथोफिली, चेरप्टोफिली, एनिमोफिली, या फिर एंटोफिली। तो देखिए चमगादड़ द्वारा परागन जो है वो कहलाता है चेरप्टोफिली, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और भी कुछ जान लीजिए। देखिए अर्निथोफिली जो होता है वो होता है पक्षियों का परागन को अर्निथोफिली कहते हैं, और ये एनिमोफिली जो होता है वो हवाओं के द्वारा जो परागन होता है उसको एनिमोफिली कहते हैं, और कीट पतंगों के द्वारा जो परागन होता है उसे एंटमोफिली कहते हैं, ठीक है। देखिए चमगादड़ के द्वारा परागन को कायरप्टोफिली या फिर चेरप्टोफिली कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, बोलता है कि टमाटर का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो बताइए टमाटर का खाने योग्य भाग क्या होता है? इंडोकार्प, मीसोकार्प, थैलेमस, या फिर संपूर्ण फल। तो देखिए टमाटर का खाने योग्य भाग होता है संपूर्ण फल, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पेरिकार्प और छिलके के कारण टमाटर मांसल होता है। भीतरी दीवार कोलुमेला, रेडियल दीवार और बाहरी दीवार पेरिकार्प का निर्माण करती है। यह पेरिकार्प और प्लेसेंटा मिलकर टमाटर का मांसल उत्तक बनाते हैं जो खाने योग्य भाग होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, बोलता है कि निम्न में से कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन है जो रक्त अल्पता का कारण नहीं है? लोहा, फोलिक अम्ल, नियासिन, या फिर सायोमीन। तो देखिए रक्त अल्पता का कारण नहीं है, कौन नहीं है? तो नियासिन नहीं है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए आयरन की कमी से होने वाला जो है रोग है उसे एनीमिया कहते हैं। एनीमिया का सबसे आम रूप होता है क्या? तो आयरन की कमी होना। ऐसा तब होता है जब आप अपने आहार में पर्याप्त आयरन नहीं खाते या अवशोषित नहीं करते हैं, या यदि आपको खून की कमी का अनुभव होता है, या फिर क्या होता है कि अगर आपको खून की कमी का अनुभव है तो इसका मतलब क्या है कि आयरन की कमी है। उसके बाद पर्निशियस और विटामिन बी 12 की कमी से होने वाला एनीमिया विटामिन बी 12 की कमी के कारण होता है, जो स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, बोलता है कि आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है कैसे? तो बताइए आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है कैसे? सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, या फिर गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो देखिए आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। देखिए खगोल शास्त्री आकाश गंगाओं को 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। एक है अंडाकार, दूसरा है सर्पिलाकार, तीसरा है अनियमित आकार। ये आकाश गंगाएं आकार की एक विस्तृत श्रृंखला में फैली हुई है, जिनमें कम से कम 100 मिलियन सितारों वाली बोनी आकाश गंगाओं से लेकर 1 ट्रिलियन से अधिक सितारों वाली विशाल आकाशगंगाएं शामिल करती है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, बोलता है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो बताइए सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? आयनन के द्वारा, नाभिक संलयन के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा, या फिर नाभिक विखंडन के द्वारा। तो देखिए सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो नाभिक संलयन के द्वारा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिक संलयन प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसमें हाइड्रोजन
का ड्यूटेरियम के दो नाभिक आपस में जोड़ के हीलियम का एक बड़ा सा नाभिक बना लेते हैं और इस प्रक्रिया में काफी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, बोलता कि कौन सा हार्मोन फाइट एंड फ्लाई हार्मोन कहलाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा हार्मोन है जो फाइट एंड फ्लाई हार्मोन कहलाता है। इंसुलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन या फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो देखिए फाइट एंड फ्लाई हार्मोन जो है वो कहलाता है एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एड्रेनलिन एक प्राकृतिक हार्मोन होता है जो शरीर के द्वारा निर्मित होता है और पूरे शरीर में स्रावित होता है और सहानुभूति और पैरासिम्पैथेटिक प्रतिक्रिया के नियमन में मदद करता है। इससे रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर में वृद्धि, सांस लेने में वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि आदि होती है। इस हार्मोन को लड़ाई और उड़ान हार्मोन भी कहा जाता है, यानी कि फाइट एंड फ्लाई हार्मोन के, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, बोलता है कि निम्न में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है। ट्राइनाइट्रोटोलिन या फिर ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन या फिर साइक्लो ट्राइमेथिलीन नाइट्रेटमाइड या फिर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो देखिए इसमें विस्फोटक पदार्थ नहीं है, कौन, तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कुछ कुछ विस्फोटकों के नाम दिया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए रासायनिक विस्फोटकों के अलग अलग रूपों में जैसे कि 2, 4, 6 इसको बोलते हैं ट्राइनाइट्रोटोलिन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं TNT। उसके बाद है हेक्साहाइड्रो, इसको बोलते हैं 135 ट्राइनेट्रो। उसके बाद है 135 ट्राइजीन, इसको बोलते हैं RDX। और है ऑक्टाहाइड्रो 1357। फिर है टेट्रानिट्रो 1357। उसके बाद है टेट्राजोसाइन, इसको बोलते हैं HMX, सबसे आम नाम होता है ये सब। ये विस्फोटक अत्यधिक विषैले भी होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, बोलता है कि डूबते सूर्य का लाल रंग किसके कारण होता है। तो बताइए डूबते सूरज का लाल रंग किसके कारण होता है। परावर्तन के कारण, परिकर्णन के कारण, निवर्तन के कारण या फिर अपवर्तन के कारण। तो देखिए डूबते सूर्य का लाल रंग जो है वो होता है परिकर्णन के कारण, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डूबते वक्त सूरज हमारी धरती के क्षैतिज से कुछ ऊपर होता है। ऐसे में सूरज की किरणों को धरती तक पहुंचने में ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है। लाल रंग की वेव लेंथ सबसे ज्यादा जबकि परिकर्णन जो है वो सबसे कम होता है। ऐसे में सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त आंखों में पहुंचने वाला प्रकाश में ज्यादा तीव्रता लाल रंग की होती है। इसीलिए हम लोगों को डूबते समय और सूरज उगते समय सूर्य जो है लाल दिखाई देता है, ठीक है, यानी कि किसके कारण होता है, तो ये परिकर्णन के कारण होता है, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है ना, तब वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। वेवलेंथ मतलब क्या होता है, तो वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, बोलता है कि मोटर कार की साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो बताइए मोटर कार की साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का या फिर अपसारी दर्पण का। तो देखिए मोटर कार की साइड मिरर के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण का, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए, ठीक है। देखिए वाहनों में लगे हुए साइड मिरर जो है वो उत्तल दर्पण होते हैं, क्योंकि इनमें वस्तुओं की छवि जो है वो छोटा बनती है। इससे यह दर्पण अधिक स्थान की छवि को दर्शा सकता है। इसीलिए एक उत्तल दर्पण में सपाट दर्पण से अधिक बड़ी छवि बनती है। यही कारण है कि जब भी बड़े क्षेत्र दृश्यों के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है तो हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग ही करते हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी किसी बड़े चीजों को छोटा करके देखना हो तो हम लोगों को उत्तल दर्पण का उपयोग करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, बोलता है कि निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है। तो बताइए इनमें से कौन सी गैस है जो वायुमंडल में अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। CFC यानी कि इसका मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर CH4 इसको बोलते हैं मीथेन, या फिर O2 जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं, या फिर SO2 जिसको सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो देखिए अम्लीय वर्षा के लिए जो उत्तरदायी होता है वो होता है SO2, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और SO2 के साथ एक और होता है, उसका होता है NO2। वो क्या होता है, देखिए अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होती है, जो वायुमंडल में पानी के अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करके एसिड उत्पन्न करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, बोलता है कि दुग्ध जवर जिसको इंग्लिश में मिल्क फीवर बोलते हैं किसकी कमी से होता है।
तो बताइए मिल्क फीवर या दुग्ध जवर किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से, गंधक की कमी से, लोहा की कमी से, या फिर विटामिन ए की कमी से? तो देखिए दुग्ध जबर या फिर मिल्क फीवर जो है वो होता है कैल्शियम की कमी से, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दुग्ध जबर जिसको मिल्क फीवर बोलते हैं, यह बीमारी जो है वो मुख्य रूप से शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं फास्फोरस की कमी के कारण होती है। और यह जो है ज्यादातर दुधारू पशुओं जैसे कि गाय, भैंस प्रसव के तुरंत या 2-3 दिन बाद देखा जाता है ये बीमारी। ठीक है, उसके बाद इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। बोलता कि वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता है? तो बताइए वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता है? हाइड्रोजन गैस का, नाइट्रोजन गैस का, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का, या फिर ऑक्सीजन का? तो देखिए वनस्पति घी के निर्माण में हम लोग हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग करके वनस्पति तेलों से सब्जियां और वनस्पति बनाई जाती है। उत्पादों को अधिक ठोस या फैलने योग्य बनाने के लिए इसे तेलों में मिलाया जाता है, क्योंकि यह एक पारभासी, गंधहीन, स्वादहीन, दहनशील गैसीय पदार्थ होता है। परिणाम स्वरूप वनस्पति तेल और वनस्पति के उत्पादन में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो बस इतना ही था। तो फ्रेंड्स कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले सेट को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।